हेलो एवरीवन। वेलकम टू नौकरीपुर। मैं शेखर प्रसाद आप सभी का स्वागत करता हूं नौकरीपुर के यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आज जो है हम आपके लिए लेके आए हैं 5 करेंट अफेयर्स के टॉपिक्स, जिसमें नोबेल प्राइज़ इन मेडिसिन, नोबेल प्राइज़ इन फिजिक्स, नोबेल प्राइज़ इन केमिस्ट्री, गांधी जयंती एंड सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया शामिल है। तो चलिए बिना देर के हुए शुरू करते हैं आज का हमारा करेंट अफेयर्स क्लास। नोबेल प्राइज़ इन मेडिसिन और फिजियोलॉजी अनाउंस्ड। सो इस बार का जो नोबेल प्राइज़ है ये इन दो महानुभावों को दिया गया है। तो जो आपने पहला पिक्चर देखा वो था कैटलिन कैरिको, और उसके बाद जो मेल थे उनका नाम था ड्रू विशमैन। तो इन दो महानुभावों को उनके वैक्सीन डेवलपमेंट यानी कोविड-19 का जो वैक्सीन था, mRNA वैक्सीन जिनको इन्होंने डेवलप किया था, उसी कारण नोबेल असेंबली ने कोरोनिस्का इंस्टीट्यूट में इनको सम्मानित किया गया 2023 के फिजियोलॉजी और मेडिसिन के लिए। तो mRNA मेडिसिन को समझने से, वैक्सीन को समझने से पहले हम ट्रेडिशनल वैक्सीन और mRNA वैक्सीन में क्या डिफरेंस होता है वो समझते हैं। देखिए, जो वैक्सीन जो है डिपेंडेंट होते हैं इंट्रोड्यूसिंग डेड और वीकेंड वायरसेस इनटू द ह्यूमन बॉडी। तो हम जानते हैं कि जो ट्रेडिशनल ये है वैक्सीन्स है, ये डेड वायरस को हमारे बॉडी में इंसर्ट किया जाता है और वीक वायरस को हमारे बॉडी में इंसर्ट किया जाता है, और ये जो है हमारे शरीर में एंटीबॉडीज़ डेवलप करते हैं। एक्चुअली में जो वायरस इन्फेक्टेड है कोई, उसके बॉडी को प्रिपेयर करने के लिए, ताकि वो उसी प्रकार के वायरस से लड़ सके, ठीक है ना। तो एंटीबॉडीज़ को डेवलप किया जाता है हमारे शरीर में, इंसर्ट किया जाता है डेड और वीकेंड वायरस को इंसर्ट करके। दैट इज़ ट्रेडिशनल मेथड। ये एक ट्रेडिशनल मेथड है, वेरी सिंपल मैं बता रहा हूँ। दूसरा जो mRNA वैक्सीन है, ठीक है, इंस्टीड ऑफ द होल वायरस जस्ट ए पार्ट ऑफ द वायरल जेनेटिक कोड, यानी कि पूरे वायरस को जैसे पहले एंटर कर दिया जाता था ट्रेडिशनल में, इसमें जस्ट ए पार्ट ऑफ द वायरल जेनेटिक कोड को इंसर्ट किया जाता है। इट बिगन टू इंट्रोड्यूस थ्रू द वैक्सीन, और ये वैक्सीन के प्रोसेस से इंट्रोड्यूस किया जाता है mRNA। सो एम फॉर मिशन, mRNA जो टेक्नोलॉजी है ये क्रूशियल डेवलपमेंट है वैक्सीन का। ये टेक्नोलॉजी जो है 1980 से ही साइंटिस्ट के द्वारा जानी जाती है, और यूज़ मैसेंजर रिबोन्यूक्लिक एसिड और mRNA टू डिलीवर ए मैसेज टू द इम्यून सिस्टम। तो हमारे बॉडी में जो इम्यूनिटी सिस्टम होता है, जो विभिन्न प्रकार की बीमारियों से लड़ने में मदद करता है, तो उसको पहुंचाने के लिए रोबोन्यूक्लिक एसिड, जिसको हम mRNA शॉर्ट में कह रहे हैं, उसको हमारे इम्यून सिस्टम में इंसर्ट किया जाता है ताकि हमारा इम्यूनिटी सिस्टम डेवलप हो सके। और mRNA जो इंस्ट्रक्ट सेल है वो हमारे प्रोटीन जो है उसको डेवलप कर देता है, जो प्रोटीन फाइट करता है एक वायरस के साथ। mRNA वैक्सीन का मेनली काम यही है। बाकी अगर आप जानना चाहें तो और भी बहुत सारे सोर्सेस है, आप जान सकते हैं, गूगल में सर्च कर सकते हैं, बट वेरी सिंपल रखिए कि किस लिए डेवलप किया गया है, क्या है। mRNA को याद रख लीजिए, कोविड-19 का वैक्सीन है। आपको तो पता ही होगा, हमारे इंडिया का भी श्री राम इंस्टीट्यूट के द्वारा डेवलप किया गया था। सो अलग अलग प्रकार के वैक्सीन्स है, ट्रेडिशनल है और ये mRNA थोड़ा सा एडवांस है। तो ये नाम कैटलिन केरिको और ड्रू विशमैन, इनका भी आपको याद रखना है। नोबेल प्राइज़ इन केमिस्ट्री 2023, 2023 का नोबेल प्राइज़ जो कि केमिस्ट्री में
3 महानुभावों को दिया गया है, जिसमें मोंगी जी बवंडी, लुइस ई ब्रोस, एलेक्सी आई इकोमॉफ, इनको जो है संयुक्त रूप से केमिस्ट्री का 2023 का नोबेल प्राइज़ दिया गया है। तो ये तीनों महानुभावों को ये जो नोबेल प्राइज़ है वो क्वांटम डॉट्स की खोज के लिए दिया गया है, 2023 का नोबेल प्राइज़। तो ये क्वांटम डॉट्स एक नैनो पार्टिकल्स है जो बहुत ही टाइनी होते हैं, छोटे होते हैं, स्मॉल कंपोनेंट्स होते हैं। इसके अलावा नैनो टेक्नोलॉजी में ये जो लाइट्स है, टेलीविज़न, एलईडी लैंप्स, इसके अलावा दे कैन ऑल्सो गाइड सर्जन्स व्हेन दे रिमूव द ट्यूमर्स टिश्यूज़, और बहुत सारे चीज़ों में ये क्वांटम डॉट्स का इस्तेमाल होता है। तो नोबेल प्राइज़ 2023 का तीनों को संयुक्त रूप से 11 मिलियन का यह राशि तीनों में समान रूप से भाग की गई। तो देखिए क्वांटम डॉट्स होते क्या हैं, जैसे इस पिक्चर में आप देख पा रहे हैं, ये तो जनरल डॉट्स हैं, इसके अलावा ये है क्वांटम डॉट्स। तो देखिए ये जो क्वांटम डॉट्स हैं, यह क्वांटम डॉट, ये एक डॉट है क्रिस्टल दैट ऑफन कॉन्सिस्ट जस्ट अ फ्यू थाउजेंड ऑफ एटम्स, ये हजारों एटम से मिलके बना हुआ है। और ये जो इट हैज़ ए सेम रिलेशनशिप टू ए फुटबॉल एज ए फुटबॉल हैज़ साइज ऑफ द अर्थ। तो इसका जो रिलेशन है, इसका जो साइज़ है वो एक फुटबॉल के समान है, और उसी प्रकार जैसा कि हम फुटबॉल को एक पूरे अर्थ के समान से कंपेयर करते हैं, यानी कि ये क्वांटम डॉट्स जो है छोटे से छोटे पार्टिकल्स के लिए ये किया गया है। सो क्वांटम डॉट्स जो है नाउ एलिमिनेट्स इन कंप्यूटर मॉनिटर्स, टेलीविज़न स्क्रीन्स, QLED टेक्नोलॉजी बनाने के लिए, लैंप्स बनाने के लिए यूज़ किया जाता है डॉक्टर्स के द्वारा। एक्चुअली ये क्वांटम डॉट्स होते क्या हैं, मान लीजिए कि किसी भी अगर आप लाइट को, मान लीजिए एक लाइट के ये को अगर आप किसी बड़े सरफेस पे देखेंगे आप, तो बड़े सरफेस पे देखेंगे तो वो रेड कलर का दिखेगा, और उसके बाद वो जो लाइट है जितना छोटा होता जाएगा, जितना स्मॉलर होता जाएगा, उसका जो कलर है वो ग्रीन के तरफ ज़्यादा मूव हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये जो प्रयोग है इन तीनों साइंटिस्ट के द्वारा टाइम टू टाइम डिस्कवर किए गए हैं, प्रूफ किए गए हैं, और ऐसा माना जा रहा है कि ये जो क्वांटम डॉट्स है ये ग्रेटेस्ट बेनिफिशियंस होंगे ह्यूमन काइंड्स के लिए फ्यूचर में। जो इलेक्ट्रॉनिक्स है, टाइनी सेंसर्स है, थिनर सोलर सेल्स जो हम इस्तेमाल करते हैं, इन सारे में ये क्वांटम डॉट्स जो है एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। कैंसर के इलाज में भी ये एक बहुत ही बड़ा मील का पत्थर साबित हो सकता है, मील का पत्थर साबित हो सकता है। तो यही है नोबेल प्राइज़ इन केमिस्ट्री 2023। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको याद रखना है किस लिए मिला है, क्वांटम डॉट्स के लिए मिला है। किसको मिला है, ये 3 जन को मिला है, मोंगी जी बवंडी, लुइस ई ब्रोस और एलेक्सी आई इकोमोव। सो नोबेल प्राइज़ 2023, तो 2023 का जो नोबेल प्राइज़ है ये इन 3 नोबेल लॉरेट्स को दिया गया है, जिनमें पियरे एगोस्तिनी, फ्रेंच क्रोजोस और एनी एल व्हीलर, ये 3 जो फिजिक्स के लॉरेंट्स हैं, जो महानुभाव हैं, इनको ये अवार्ड दिया गया है। सो किस खोज के लिए दिया गया है, फॉर एक्सपेरिमेंटल मेथड दैट जनरेट एटोसेकेंड पल्सेस ऑफ लाइट फॉर स्टडी द इलेक्ट्रॉन डायनेमिक इन मैटर। अब देखिए ये एटोसेकेंड क्या चीज़ होता है,
ठीक है, एटो सेकेंड, जिसके लिए नोबेल प्राइज़ मिला है। सो इलेक्ट्रॉन इनसाइड द एटम एंड मॉलिक्यूल्स, हमको तो पता ही है कि इलेक्ट्रॉन और एटम्स के बारे में आप लोगों ने पढ़ा ही होगा। दे आर द वेरी फाइन पार्टिकल्स, बहुत छोटे होते हैं। सो ये जो पार्टिकल्स है, ये जो छोटे पार्टिकल्स है, इनकी जो एनर्जी है, तो इनकी एनर्जी को चेंज होने का भी जो प्रोसेस है, ये माइक्रो सेकेंड से भी कम समय में होता है। सो समझते हैं एटो सेकेंड होता है क्या, व्हाट इज एटो सेकेंड। तो एटो सेकेंड जो है, ये एक शॉर्ट यूनिट ऑफ टाइम है, जो कि आप कह सकते हैं कि 10 10 भाग का 18वां गुना, यानी कि 1 एटो सेकेंड इक्वल टू 0.00000000000001 इतना कम समय है ये। तो इतने कम समय के भीतर भी, इतने कम समय, 1 सेकंड में अगर ये किसी का दिल धड़क रहा है, तो हो सकता है वो 1 सेकंड के अंदर, ये जो 1 सेकंड के अंदर का जो समय है, 1 सेकंड के माइक्रो सेकंड का जो समय है, हो सकता है यूनिवर्स में वो एक यूनिवर्स के टाइम के बराबर हो, एक किसी यूनिवर्स का एज हो। जो हमारे लिए 1 सेकंड के अंदर का समय है, ये एक यूनिवर्स का एज हो सकता है। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, समझना थोड़ा सा हार्ड है, बट इतना समझ लीजिए कि किस लिए मिला है, ये एटो सेकंड के लिए, एटो सेकंड। और एटो सेकंड का आपको ये मालूम रखना पड़ेगा कि क्या होता है, व्हाट इज एटो सेकंड। सो फास्ट मूविंग इवेंट फ्लो इनटू ईच अदर व्हेन द perceived by human just like a film consist of still images। जैसा कि हम फिल्म में देखते हैं, जो उसके अंदर जो पार्टिकल है कॉन्टिन्यूसली मूव होते रहते हैं। अगर देखा जाए तो ये जो टेक्नोलॉजी है, ये चेंजेस जो ओकर होता है, ये जो है एटो सेकेंड का ही नतीजा है। तो उनके अंदर जो सेकंड में परिवर्तन आते हैं यूनिवर्स में, उसको इन्होंने, साइंटिस्ट ने, नोबेल लॉरियट्स लोगों ने स्टडी किया है। हर साल की तरह इस साल भी गांधी जयंती जो है सेलिब्रेट किया गया। तो आइए देखते हैं इस साल के गांधी जयंती में क्या खास था। तो गांधी जयंती जो है वो 2023 इस साल का जो है 2 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया गया, हर साल की तरह। ये महात्मा गांधी का 154th बर्थडे था। और महात्मा गांधी का पूरा नाम आप सभी को पता ही होगा, मोहनदास करमचंद गांधी। फॉन्डली हम इन्हें महात्मा गांधी, बापू और फादर ऑफ नेशन के नाम से भी जानते हैं। ये जो दिन है, इस दिन हम केवल गांधी जी को ही नहीं, गांधी जी के जो प्रिंसिपल्स है, जो उनके लाइफ के जो लेसन्स हैं, जो उनका स्ट्रगल रहा है देश के आज़ादी के लिए, मार्क टू द लैंड कमिटमेंट रहा है, वो कमिटमेंट जो है नॉन वायलेंस का, उसको हम समर्पित करते हैं। याद रखिएगा, महात्मा गांधी का जन्म दिवस जो है नॉन वायलेंस डे के रूप में भी मनाया जाता है, 2 अक्टूबर को, नॉन वायलेंस डे। नॉन वायलेंस डे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, नॉन वायलेंस डे। तो थीम की अगर हम बात करें तो 1 तारीख 1 घंटा एक साथ, ये जो थीम रहा है इस बार का गांधी जयंती का। तो इसीलिए 1 घंटा जो है हर सिटीजन को श्रमदान करने के लिए, स्वच्छता के लिए, देश को क्लीन करने के लिए दिया गया है। 1 अक्टूबर 2023 10 बजे, 2023 के 1 अक्टूबर को 10 बजे सभी ने एक साथ 1 तारीख 1 घंटा श्रमदान किया और काफ़ी उत्साह के साथ इस दिन को सेलिब्रेट भी किया। हिस्टोरिकल ओवरव्यू महात्मा गांधी की फिलोसफीज़ की अगर हम बात करें तो महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर गुजरात में हुआ। इनके अर्ली लाइफ जो है मॉडेस्ट अपब्रिंगिंग में स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ इथिक्स इंस्टॉल किया गया, दिया गया। किसके द्वारा? इनके पेरेंट्स के द्वारा। इसके बाद अहिंसा, गांधी जी के दो ही अस्त्र रहे हैं, दे आर द टू पिवोटल मूवमेंट्स। एक रहा है सत्याग्रह, एक रहा है
अहिंसा। तो सत्याग्रह की बात करें तो ट्रूथ फोर्स, यानी कि सच्चाई के लिए लड़ाई, फाइट फॉर द ट्रूथ, सत्याग्रह। और एक अहिंसा, दैट इज कॉल्ड नॉन वायलेंस, जो गांधी जी के फिलोसफी के मेन टूल्स रहे हैं। गांधी जी के जीवन से जुड़े हुए बहुत सारे सिंबल्स भी है, जैसे एक मटायर कॉलम्स है, वो साइट है जहाँ पर 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी को शूट किया गया था बाई नथुराम गोडसे। राजघाट वो जगह है जहाँ महात्मा गांधी की अस्थियाँ जो है उसको 31 जनवरी 1948 को रखी गई थी। इसके अलावा त्रिवेणी संगम, त्रिवेणी संगम आप जानते ही हैं, गंगा यमुना एंड सरस्वती जो 3 नदियाँ हैं, इन लोग एक साथ मिलने की जगह को त्रिवेणी संगम कहा जाता है। ये जगह जो है यूनिटी एंड डाइवर्सिटी, गांधी जी के विचारों का जो इंडिया को यूनाइट करने के लिए था, उसके रूप में ये किया जाता है त्रिवेणी संगम। सो दिस थ्री आर द सिंबल्स रिलेटेड टू द महात्मा गांधी लाइफ। सुप्रीम कोर्ट, तो देखिए सुप्रीम कोर्ट जो इंडिया का है उसे इनागोरेट किया गया था 28 जनवरी 1950, यानी 28 जनवरी 1950 को सुप्रीम कोर्ट आरंभ हुआ था। और अभी जो है प्रेजेंटली जो है वो फुल स्ट्रेंथ में काम कर रहा है, जो स्ट्रेंथ एट प्रेजेंट 34 है। यानी स्ट्रेंथ का मतलब यहाँ पर जजेस की संख्या बता रहा है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट में जो है 2 प्रकार के बेंचेस होते हैं। एक होता है डिविजनल बेंच, जिसमें 2 और 3 जजेस होते हैं, और दूसरा होता है लार्ज बेंच। तो ये लार्ज बेंच में 5 और मोर, यानी कि 5 और या उससे ज़्यादा जजेस होते हैं। तो अब ये स्मॉल बेंच या डिवीजन बेंच और लार्ज बेंच, इन दोनों का काम क्या है? तो देखिए कभी कभी आपने देखा होगा कि सुप्रीम कोर्ट जो है अपने द्वारा दिए गए फैसले को खुद ही चेंज कर देता है। तो मान लीजिए किसी फैसले को स्मॉल बेंच के द्वारा दिया गया है और उसी फैसले को अब सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ही चेंज किया जाना है, तो उसके लिए ये स्मॉल बेंच या डिवीज़न बेंच के जगह अब इसको लार्ज बेंच लाना पड़ेगा, क्योंकि उसमें तो 2 और 3 मेंबर्स की सहमति से फैसला आया था, जजेस की सहमति से फैसला आया था। और लार्ज बेंच में जो है उसमें ज़्यादा जजेस होंगे, 5 और मोर जजेस होंगे, तो उनकी सहमति से जो है वो अब फैसला लिया जाएगा। सो इसीलिए लार्ज बेंच जो 5 और मोर जजेस से बना होता है उसे कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच भी कहा जाता है। बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट के जजेस की टेन्योर एंड क्वालिफिकेशन की। तो जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट जो है उनको अपॉइंट करते हैं प्रेसिडेंट, हम सभी को पता ही है। और रिटायरमेंट एज जो है वो 65 है, यानी कि वो जब भी किसी भी एज में बने बट वो 65 ईयर्स तक ही काम कर सकते हैं, यही इनका रिटायरमेंट एज है। उसके बाद क्वालिफिकेशन की अगर बात की जाए तो मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया, वो भारत के सिटीजन होने ही चाहिए। फिर दूसरा जो है ए जज ऑफ हाई कोर्ट फॉर एटलीस्ट 5 ईयर्स, यानी हाई कोर्ट के जज के रूप में इन्हें 5 साल का एक्सपीरियंस हो काम करने का। और एन एडवोकेट ऑफ हाई कोर्ट एटलीस्ट 10 ईयर्स, या फिर वो 10 साल तक एडवोकेट के रूप में काम किए हो हाई कोर्ट में। और ही शुड बी ए डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट इन ओपिनियन ऑफ द प्रेसिडेंट, और प्रेसिडेंट के ओपिनियन में, प्रेसिडेंट के नज़रों में वो एक डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट होने चाहिए। लेकिन अब जज जो है सुप्रीम कोर्ट के जो बनेंगे उसके लिए एज क्या होना चाहिए, ये कॉन्स्टिट्यूशन में निर्धारित नहीं किया गया है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। रिमूवल ऑफ द जजेस, अब अगर जजेस को कभी रिमूव करना पड़े तो उसका क्या प्रोसीड्योर है? तो देखिए रिमूवल ऑफ द जजेस कैन बी ओनली ऑन द ग्राउंड ऑफ प्रूफ मिसबिहेवियर और इनकेपेसिटी। मिसबिहेवियर या इनकेपेसिटी के बारे में अगर कभी पता लगे तो जजेस को रिमूव किया जा सकता है। और जजेस कैन बी रिमूव ओनली बाय द रेजोल्यूशन बोथ हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट सपोर्टेड बाय द मेजोरिटी ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ बोथ हाउसेस, 2/3 मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग। यानी कि
बोथ हाउसेस यानी लोकसभा और राज्यसभा दोनों का जो मेंबर है उनका टोटल मेजॉरिटी यानी कि जितने प्रेजेंट है मेंबर्स उनके दो 3 भाग का 2 भाग यस बोलना पड़ेगा। 3 भाग का 2 भाग मैं इस सेंस में बोल रहा हूँ, मान लीजिए कि जिस वक्त फैसला हो रहा है उस वक्त जो है 315 जजेस जो है वो मौजूद है। तो देखिए इसका 2/3 कितना होता है, यानी इसका देखिए यहाँ पर अगर आप ये करेंगे तो 105 हो रहा है। ठीक है, तो यानी कि 105 को आप 2 से ये करिए तो ये हो रहा है आपका 210। अब ये 210 मेंबर्स यस बोलेंगे कि हाँ आप इनको रिमूव कीजिए, इनके पद से हटा दीजिए, तभी इनको हटाया जाएगा। कहने का मतलब ये है 2/3 मेजोरिटी। इसके अलावा जो है 1993 में भी रामस्वामी ये पहले जज थे जिनको हटाया गया था। इसके बाद सेकंड जो है वो सुमित्रा सेन जिनको 2011 में हटाया गया है, रिमूव किया गया है। अब सुप्रीम कोर्ट का जो जुरिडिक्शन है वो 3 प्रकार का होता है। एक है ओरिजिनल जुरिडिक्शन। तो पहला जो ओरिजिनल जुरिडिक्शन है उसमें सर्टेन टाइप्स ऑफ ओरिजिनेट केसेस आते हैं सुप्रीम कोर्ट, जो केवल और केवल सुप्रीम कोर्ट के पास आएंगे। जैसे डिस्प्यूट बिटवीन द सेंटर एंड द वन और मोर स्टेट, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में कोई डिस्प्यूट है तो वो आ जाएगा आपका। सेकेंड है डिस्प्यूट बिटवीन द सेंटर एंड एनी स्टेट्स और वन साइड एंड वन मोर स्टेट एंड अदर साइड। मान लीजिए सेंटर और स्टेट एक साइड में है और दूसरे साइड में 2 या 2 3 4 जितने भी स्टेट है उसके साइड में है। ये भी इस प्रकार के केसेस भी आ सकते हैं। तो ये जो इस प्रकार की स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में अगर कोई भी डिस्प्यूट होता है या स्टेट स्टेट में कोई भी डिस्प्यूट होता है तो वो जो है ओरिजिनल जुरिडिक्शन का पार्ट होता है। नेक्स्ट है एपिलेट जुरिडिक्शन। एपिलेट जुरिडिक्शन की अगर हम बात करें तो जुरिडिक्शन मीन्स अपील अगेंस्ट द जजेस ऑफ द लोअर कोर्ट कैन बी रिफर्ड टू इट। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट इज द हाईएस्ट कोर्ट अपील ऑफ द कंट्री और 4 टाइप्स ऑफ द केसेस फॉल विद इन दिस एपिलेट जुरिडिक्शन। मान लीजिए कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस हो गए, सिविल केसेस, क्रिमिनल केसेस और अपील्स बाय द स्पेशल लीव। तो ये 4 प्रकार के जो एपिलेट जुरिडिक्शन के केसेस है, मान लीजिए किसी लोअर कोर्ट ने कोई फैसला दिया है और इसको जो सुप्रीम कोर्ट है इसके पास अधिकार है कि इस प्रकार के केसेस का जो राय है वो एक बार जांच करे, अगर उनको लगे तो वो चेंज भी कर सकता है। एडवाइजरी जुरिडिक्शन की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट जो है टाइम टू टाइम एडवाइस तो देता ही रहता है। अगर मान लीजिए प्रेसिडेंट को कभी भी एडवाइस लगे किसी लेवल लीगल मैटर में जो आर्टिकल 143 में मेंशन है तो सुप्रीम कोर्ट जो है वो उनको सजेशन दे सकता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड्स भी कहा जाता है। अंडर आर्टिकल 129 में ये बात कही गई है। तो यह है एडवाइजरी जुरिडिक्शन, यानी कि सुप्रीम कोर्ट एडवाइस देता है प्रेसिडेंट को। तो इस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट जो है अपने आप में एक सबसे हाईएस्ट कोर्ट है हमारे इंडिया का, सुप्रीम कोर्ट सबसे बड़ा कोर्ट।